हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे इंटर 2021, जैसा कि देख रहे हैं आप स्क्रीन में। और यह वीडियो जो है साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों स्ट्रीम्स के जो भी इंटर के विद्यार्थी हैं और जैक बोर्ड, बिहार बोर्ड, किसी भी बोर्ड के आप छात्र हैं और 2021 में इंटरमीडिएट का एग्जाम देने वाले हैं और आपका कोई एक सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, भले वो मेन सब्जेक्ट हो या ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस वीडियो में दोस्तों जो भी एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है उन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में पूरा डिटेल में आप लोगों को समझाने वाला हूं। और दोस्तों ये जो नोट्स आप देख रहे हैं मेरे पास, इसको मैंने एनसीईआरटी के बुक से बनाया है, जो कि सभी प्रकार की नॉलेज इस नोट्स में है और जो भी आपके एग्जाम में आने का चांस है वो सारे चीज इस वीडियो में इंक्लूड करूंगा। और इसी नोट से आप लोगों की क्लासेस होगी। तो दोस्तों इस नोट्स को यदि आप लोग परचेस करना चाहते हैं तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से परचेस कर सकते हैं। और दोस्तों सिर्फ जो इसका जो पीडीएफ जो क्रिएशन है, इसका जो स्कैनिंग कॉस्ट है वो मैंने लिया है, नोट्स बनाने का कीमत मैंने नहीं लिया है। और इसका जो प्राइस है दोस्तों ओनली 99 रुपीज इसका मैंने रखा है, जो कि मेहनत का चार्ज है। आप इसे इच्छा हो तो आप परचेस कर सकते हैं और इसी से आपका पूरा क्लास होगा। और मैं इसकी गारंटी लेता हूं कि इस नोट्स को आप पढ़ लेंगे तो आप लोगों को बुक पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी और आप लोग एग्जाम में सभी प्रकार के क्वेश्चन जो भी आएंगे उसको आसानी से कर पाइएगा। ठीक है, आपका एक भी क्वेश्चन इससे छूटेगा नहीं। और बहुत ही सरल शब्दों में इसमें बताया गया है और इसको मैंने चुन चुन के अपनी भाषा में लिखा है अच्छी तरह से, तो आप इसे परचेस कर सकते हैं। तो जिन भी विद्यार्थियों को ये नोट्स चाहिए तो लिंक मैंने टेलीग्राम पर भी दे दिया है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दिया है, तो आप वहां से जाकर के इस नोट्स को अभी परचेस करें। और ज्योग्राफी, हिस्ट्री का भी नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, आप लोगों को बहुत ही लो कॉस्ट में आप लोगों को नोट्स में दूंगा। जो भी पीडीएफ बनाने में, उसको स्कैन करने में जो भी कॉस्ट आता है सिर्फ वही मैं आप लोगों से लूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है अर्थशास्त्र, यानी हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर ऑल स्टूडेंट्स, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स फॉर 12th। जो भी 12वीं में है वो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, वीडियो आधा अधूरा छोड़ करके नहीं जाइएगा। और यदि चैनल पर पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे अपडेट पाने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमेशा मेरी तरफ से ऐसा ही अपडेट देखने को मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अर्थशास्त्र दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, अर्थशास्त्र से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आने लायक है, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक खोल के देखेंगे तो उसमें पूछा गया है कि धन का विज्ञान अर्थशास्त्र को किसने कहा है, अर्थशास्त्र के जनक कौन है, अर्थशास्त्र को चयन का विज्ञान किसने कहा है, मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस देखने को आप लोगों को मिलेगा। अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं क्या है, ठीक है, मांग का लोच क्या है, मांग की समस्याएं क्या है, पूर्ति क्या है, इन ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आर्ट, साइंस, कॉमर्स में थोड़ा बहुत अंतर रहता है, लेकिन ओवरऑल आप लोग इस वीडियो को देख लेंगे तो आप किसी में भी हैं आप आसानी से इससे जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आसानी से कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र कहते किसको है मैं यहाँ सबसे पहले बता दूं, ये संस्कृत का एक शब्द है। इसको यदि तोड़ देते हैं हम लोग तो देख सकते हैं अर्थ और दूसरा है शास्त्र। अर्थ मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब होता है जो भी पुस्तक या किताब कह लेते हैं या फिर ज्ञान जो भी कह लीजिए। तो धन का जो अध्ययन है दोस्तों उसको कहेंगे अर्थशास्त्र। यानी अर्थशास्त्र की परिभाषा यदि एग्जाम में लिखने को आ जाए तो क्या कहेंगे हम कि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है। इकोनॉमिक्स इज अ पार्ट ऑफ सोशल स्टडी। ओके, अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग उत्पादन, वितरण, उसका उपभोग का अध्ययन करते हैं। आगे बात समझ में, जैसे सोशल स्टडी में क्या क्या पढ़ते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स भी सोशल साइंस में ही आता है, सामाजिक विज्ञान का एक हिस्सा है, जिसमें हम लोग क्या अध्ययन करते हैं, वितरण अध्ययन करते हैं, उत्पादन का अध्ययन करते हैं, पूर्ति का अध्ययन करते हैं, ठीक है, और उसका उपभोग का अध्ययन करते हैं, हम मुनाफे का अध्ययन करते हैं, घाटे का अध्ययन करते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में जिस विषय में अध्ययन होता है उसको कहते हैं अर्थशास्त्र, इसी को कहते हैं इकोनॉमिक्स। आगे बात समझ में, इसी को क्या कहेंगे दोस्तों, इकोनॉमिक्स कहेंगे। और इकोनॉमिक्स के जो जनक कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं एडम स्मिथ। यहां ध्यान दीजिएगा, एडम
स्मिथ। एडम स्मिथ को क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स का फादर कहते हैं। अर्थशास्त्र के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। और अर्थशास्त्र का जनक कौन है? एडम स्मिथ। और इनके अनुसार इकोनॉमिक्स क्या है? धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र क्या है? धन का विज्ञान है। इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ। किसने कहा है? एडम स्मिथ ने, जो कि इकोनॉमिक्स के फादर कहे जाते हैं। आगे बस समझ में, जैसे फिजिक्स के फादर आप जानते हैं सर आइजैक न्यूटन को कहा जाता है, उसी प्रकार से एडम स्मिथ को क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स का फादर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यहां पर देख सकते हैं कि अर्थशास्त्र तो आप समझ गए, एक पॉइंट क्लियर हो गया कि अर्थशास्त्र क्या है, यहां मैंने ये क्लियर कर दिया। अब आगे देख सकते हैं कि अर्थशास्त्र की दो शाखाएं हैं, एक व्यष्टि और दूसरा है समष्टि। रटने की जरूरत नहीं है, समझ लीजिए, आप आसानी से एग्जाम में लिख पाएंगे। तो व्यष्टि जो है उसे छोटा अर्थशास्त्र के नाम से भी आप कह सकते हैं, और ये है बड़ा। व्यष्टि जो है दोस्तों, इंग्लिश में आप लोगों को बस इतना याद रखना है कि माइक्रो। माइक्रो शब्द से ही सुनने में क्या लग रहा है? जैसे माइक्रोस्कोप से क्या देखते हैं? बड़ा चीज की छोटा चीज, तो छोटी चीजों को देखते हैं। तो जो माइक्रो, इसको कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और इसको कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, फर्स्ट वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकंड वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो जो वर्ड है दोस्तों, वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, और ओरिजिनल में ये क्या था? माइक्रोस था, MIKROS। ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है, और इसका अर्थ होता है छोटा, और ग्रीक से इंग्लिश में क्या कर दिया गया? माइक्रो कर दिया गया, ठीक है। यानी अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें छोटे छोटे जो उत्पादन है, छोटे छोटे जो उत्पादन की संभावनाएं हैं, यानी छोटे पार्ट्स का जब इसमें अध्ययन किया जाता है तो उसको कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की जो दोस्तों यहाँ परिभाषा बहुत ही अच्छी तरीके से दी गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, कि अंग्रेजी भाषा का माइक्रो शब्द ग्रीक शब्द से माइक्रोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है छोटा। इस प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र छोटे पैमाने की आर्थिक समस्याओं का अध्ययन कहलाता है, यानी छोटी समस्याओं का। जैसे आपका एक खेत है, आप कितना उत्पादन किए, कितना बेचे, कितना कमाए, कितना घाटा, कितना मुनाफा, क्या हुआ, तो ये क्या हो गया? एक व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगा। अब मान लेते हैं इस देश में जो बजट पास हुआ, इस देश में जो बजट पेश हुआ, उस बजट में देश को कितना घाटा लगा, क्या हुआ, नहीं हुआ, तो ये संपूर्ण जब हम लोग विश्लेषण करते हैं तो इसको समष्टि अर्थशास्त्र के रूप में रहते हैं। यानी समूह का जब अध्ययन होता है जिसको कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र, यानी इसको कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इंग्लिश में ग्रीक वर्ड में वैसे ही लिया गया है, MAKROS, मैक्रोज। जो ग्रीक वर्ड है इसका अर्थ होता है बड़ा, ठीक है। तो एग्जाम में आपसे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर पूछा जा सकता है। तो आप लिख दीजिएगा आसानी से कि यह एक छोटे पैमाने का आर्थिक समस्याओं का अध्ययन है, इकोनॉमिक्स का छोटा पार्ट है, और ये क्या है? बड़ा पार्ट है। बहुत ही आसान है, लिख सकते हैं आप। चलिए, बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज यहां पर देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या है। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? अर्थव्यवस्था, जैसे कि देश की अर्थव्यवस्था, देश की इकोनॉमी क्या है, ठीक है। अर्थव्यवस्था कहने का मतलब दोस्तों, देश में जो निर्यात और आयात हो रहा है उस पे देश को क्या हो रहा है? घाटा हो रहा है, यहाँ की बिजनेस है वो कैसी चल रही है। तो जब हम संपूर्ण विश्लेषण करते हैं किसी भी निकाय का तो उसको कहते हैं अर्थव्यवस्था, इसी को कहते हैं इकोनॉमी। और इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमी, ठीक है। जैसे कि झारखंड की इकोनॉमी यहाँ के खनिज पर डिपेंड है ना। जैसे कि किसी अरुणाचल प्रदेश मान लेते हैं या हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी जो है वहाँ की टूरिस्ट प्लेस के कारण ज़्यादा बढ़ता है। कहने का मतलब वहाँ का अर्थव्यवस्था वहाँ की खूबसूरत वादियों पर डिपेंड है। तो जो अर्थव्यवस्था है दोस्तों, वहाँ की कमाई, वहाँ का जो आय का स्रोत है उसको कहते हैं अर्थव्यवस्था, इसी को कहते हैं इकोनॉमी। समझ में आ रही मेरी बात? नहीं समझ में आ रही तो कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को फिर से वीडियो बना करके दूंगा, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आगे दोस्तों देख सकते हैं कि आर्थिक समस्या की परिभाषा दें। तो आर्थिक समस्या क्या है? अब मान लेते हैं आप 120 रुपया कमाते हैं डेली, आपकी डेली अर्निंग कितनी है? 120। मान लेते हैं आप मनरेगा में काम करते हैं या नरेगा में काम करते हैं या किसी भी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं या कोई भी काम करते हैं, आपकी सैलरी क्या है? 120 रुपीज पर डे। इसी में आपको घर चलाना है, सब चीज करना है, बच्चों के स्कूल की फीस देनी है, कपड़े खरीदने हैं या फिर जो भी चीजें करनी है,
तो ये जो इच्छाएं हैं दोस्तों, तो इस पे आप घर चला करके, कपड़े खरीद करके, बच्चों के स्कूल फीस दे करके सभी चीजें इस पे नहीं कर पाएंगे। आपकी भी इच्छा होती होगी कि मैं खुद के लिए नए कपड़े ले लूं या फिर बच्चों को एक साइकिल खरीद दूं, तो वो आवश्यकता तो है, लेकिन क्या है, समस्या क्या है, यहाँ पैसे नहीं है। तो इसी को कहते हैं आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या सिर्फ पैसे के कारण नहीं हो सकती है, वस्तुओं की कमी भी हो सकती है। तो आर्थिक समस्या आप यहाँ समझ गए कि जब हम अपने जरूरत यानी अपनी जो आवश्यकता है, अपने संसाधन की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, तो जो हमारी समस्या उत्पन्न हो जाती है, ऐसी सिचुएशन को आर्थिक समस्या कहते हैं। इज दैट क्लियर? आर्थिक समस्या कहते हैं। और या फिर आर्थिक समस्या को दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि साधनों की दुर्लभता। दुर्लभता यानी साधन है ही नहीं, है ना, साधनों की दुर्लभता है। तो इसको आप समझ गए, ठीक है। दूसरी चीज है, आर्थिक समस्या क्यों पैदा होती है। आखिर आर्थिक समस्या क्यों होता है, आप ही सोच करके कमेंट कीजिए तो कि आर्थिक समस्या उत्पन्न ही क्यों होती है। तो दोस्तों आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है कि असीमित आवश्यकता। यहाँ जो फर्स्ट पॉइंट है, मैं जरा इस पे देख करके आप लोगों को बता देता हूं कि ओवरऑल क्या है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि आर्थिक समस्या क्यों पैदा होती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। तो आप लोग यदि याद नहीं आएगा तो अपने से सोच के लिख दीजिएगा कि मेरे में जो आर्थिक समस्या है, हमको कुछ चाहिए जरूरत का सामान, अब हम उसको क्यों नहीं खरीद पा रहे हैं। आ रही बात समझ में? तो क्या है कि असीमित आवश्यकताएं, असीमित आवश्यकताएं मेरी क्या, मैं चाहता हूं कि अभी एक साइकिल ले लूं, साइकिल मिल गया, 10-15 दिन यूज किए, अब मन में इच्छा हो रहा है कि नहीं एक बाइक ले लेता हूं, अब बाइक भी हो गया, 1-2 साल यूज किए, अब मन में फिर इच्छा हो रही है कि एक कार ले लेते हैं। इस प्रकार से जो है मानव की इच्छाएं दिन प्रतिदिन बदलती रहती हैं और साधन क्या है, सीमित है। तो असीमित जो आवश्यकता होती है दोस्तों, उसी के कारण हम लोगों का आर्थिक समस्या उत्पन्न होता है। तो आर्थिक समस्या क्यों पैदा होती है, 1 नंबर पॉइंट क्या लिखिएगा, असीमित आवश्यकता, हमारे डिजायर, हमारे विश बढ़ती चल जाती है। दूसरे पॉइंट है सीमित साधन। आपके पास साधन सीमित है, साधन तो सीमित है, साधन तो बढ़ नहीं रहा है। तो उस सीमित साधन में यदि हम ज्यादा इच्छा रखेंगे तो वो कैसे संभव हो पाएगा। तो ये भी एक आर्थिक समस्या उत्पन्न होने का दूसरा कारण है। तीसरा कारण है आवश्यकताओं की तीव्रता में वृद्धि। आवश्यकता तो है लेकिन आवश्यकताओं की, आपकी आवश्यकता तो वो तेजी से बढ़ रही है। आज के मॉडर्न युग में जो वेस्टर्न कल्चर हम लोग यूज कर रहे हैं, उसमें क्या हो रही है कि हमारी आवश्यकताएं तेजी से बढ़ रही हैं। दूसरों की तरह हम भी पहुंचना चाहते हैं, है ना, अपने से बड़ों की तक पहुंचना चाहते हैं। वो आज ऐसा है तो मैं भी कल ऐसा होऊंगा। तो ऐसी इच्छाओं को पाने के लिए उतारू रहते हैं। तो ये क्या होता है, आर्थिक समस्या यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। तो आर्थिक समस्या यहाँ पर उत्पन्न हो गई। आगे बात समझ में? अब यहाँ पर देख सकते हैं कि संसाधनों की किफायत से आप क्या समझते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेयर क्वेश्चन है जो कि आ चुका है एग्जाम में। अब संसाधनों की किफायत, किफायत तो दोस्तों समझ ही रहे हैं आप क्या होता है। अब मान लेते हैं घर में 1 kg चीनी है, वो 10 दिन चलता है, अब उसको 15 दिन चलाना है, तो उसको थोड़ा किफायत से यूज करना होगा, ठीक है। डेली 100 ग्राम यूज करते थे तो कभी 75 ग्राम, कभी 80 ग्राम ऐसे यूज करने लगेंगे। तो किफायत यानी जो भी हमारे पास संसाधन उपलब्ध है उसका उत्तम प्रयोग करना है, वेस्ट नहीं करना है, उसी को कहते हैं संसाधन की किफायत, ठीक है। यानी इसका परिभाषा क्या लिख देंगे कि जो भी हमारे पास सीमित संसाधन है उसका जब हम उत्तम प्रयोग करते हैं तो इसी को कहते हैं संसाधनों का क्या कहेंगे, किफायत प्रयोग। इज दैट क्लियर? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अर्थशास्त्र को किसने क्या कहा। यहां मैंने VVI लिख दिया है, देख सकते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑल एग्जामिनेशन हैव आल्सो आस्क्ड दिस क्वेश्चन, ओके, लाइक जैक बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा या मेरी बातों को कि अर्थशास्त्र को किसने क्या कहा है, ठीक है। एडम स्मिथ, जो मैं आप लोगों को पहले ही बताया कि एडम स्मिथ कौन है, इकोनॉमिक्स के फादर, अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाने जाते हैं। और इन्होंने क्या कहा है अर्थशास्त्र को कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है, धन का विज्ञान है। आपसे उल्टा भी पूछ सकता है कि धन का विज्ञान किसने कहा है अर्थशास्त्र को, तो आप लोग आंसर कीजिएगा एडम स्मिथ को। दूसरा है मार्शल, बुक में देख लीजिएगा दोस्तों, इनका पूरा नाम क्या है। तो इन्होंने क्या कहा है कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, ह्यूमन वेलफेयर का स्टडी है, साइंस है,
ठीक है, तो मानव कल्याण का विज्ञान किसने कहा? मार्शल। या फिर पूछेगा मार्शल ने क्या कहा है अर्थशास्त्र के बारे में, तो आप लोग लिख दीजिए मानव कल्याण का। दूसरा चीज है रॉबिन्सन। रॉबिन्सन इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है। ये चीज याद रखिएगा, इन्होंने क्या कहा? धन का विज्ञान है, इन्होंने कहा कल्याण का विज्ञान है, और इन्होंने क्या कहा? चयन का विज्ञान है। रॉबिन्सन चयन का विज्ञान, मार्शल मानव कल्याण का विज्ञान, और एडम स्मिथ जो अर्थशास्त्र के फादर हैं उन्होंने कहा है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ये तीनों पॉइंट सभी स्टूडेंट्स को याद होना चाहिए। मैं कम्युनिटी पोस्ट में आप लोगों से टेस्ट भी लूंगा इस चीज का, तो आप लोग इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। और जो VVI क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिखा है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है। अर्थव्यवस्था की जो दोस्तों केंद्रीय समस्या, इस नोट्स को लेना चाहेंगे तो आप लोग अभी जाकर के परचेस कर सकते हैं। और अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्या है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या है? तो अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्या है, पहला समस्या है कि साधनों के आवंटन की समस्या। आवंटन मतलब उसकी उपलब्धता, और यदि उपलब्धता है तो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, उसको कैसे बांटेंगे, उसका वितरण और उपभोग कैसे करेंगे, है ना। तो सबसे केंद्रीय समस्या क्या है? कि संसाधनों के आवंटन की समस्या। और इसी के अंडर में एक नंबर में आता है, तो दोस्तों इसी के अंडर में आता है पहला जो पॉइंट है कि क्या उत्पादन किया जाए, दूसरा है कैसे उत्पादन किया जाए, और तीसरा है किसके लिए उत्पादन किया जाए। फर्स्ट है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस। क्या उत्पादन करें, कैसे करें और किसके लिए करें। मान लेते हैं मार्केट में बिस्किट का डिमांड है, तो आप लोग यदि दूसरे चीज का प्रोडक्शन करते हैं तो वो वेस्ट हो जाएगा। यदि बिस्किट का ही प्रोडक्शन करेंगे, उत्पादन करेंगे, तो हमारा मार्केट क्या होगा? मुनाफे पे चलता रहेगा। तो क्या उत्पादन करें, क्या प्रोड्यूस करें, वो मेन जरूरी होता है, ठीक है। दूसरी चीज है कैसे उत्पादन करें। यदि उत्पादन करना ही है बिस्किट, तो उसको कैसे उत्पादन करेंगे, उसके लिए कच्चे पदार्थ कहाँ से मिलेंगे, परिवहन की सुविधाएं क्या होनी चाहिए, इन सभी चीजों को आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि अच्छे मजदूर मिलेंगे कि नहीं, मजदूरी की दर क्या है, ये सभी चीजें मायने रखती है। तो कैसे उत्पादन करें और किसके लिए उत्पादन करें, यानी उसके लिए खरीदार होनी चाहिए, उसके लिए मांग होनी चाहिए। कितनी पूर्ति होगी तो मांग क्या होगा, तो मांग का लोच का नियम फॉलो होगा कि नहीं। तो इन सभी चीजों को आप लोगों को यहाँ पर फोकस करना होगा। तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है? पहला आवंटन का समस्या, और उसी में 3 पॉइंट है। क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, और उत्पादन करें तो किसके लिए करेंगे, ठीक है। अब दूसरी समस्या क्या है? कि साधनों का कुशल अथवा पूर्ण प्रयोग, यानी जो भी आपके पास संसाधन है उसका आप कुशलता से उपयोग कीजिए। एकदम स्किल्ड लेबर होना चाहिए, सही तरीके से उसको यूज करना चाहिए, ठीक है। और तीसरी समस्या है साधनों की विकास की समस्या, यानी आपके पास जो भी संसाधन है उसका दिन प्रतिदिन विकास हो, डेवलपमेंट हो। ऐसा नहीं कि आज 1986 वाला मशीन यूज कर रहे हैं तो अब भी वही यूज कर रहे हैं, तो वो डेवलप होना चाहिए। हाई टेक्नोलॉजी वाले यूज करेंगे, अच्छे लेबर होंगे, मजदूरों को एक अच्छी आय प्रोवाइड कर पाए आप, आपके द्वारा वस्तु जो उत्पादित होगा उसका एक बाजार में अच्छा मूल्य होना चाहिए। ये सभी चीजें मायने रखती हैं अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्या है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा तो इस नोट्स को जरूर परचेस कर लीजिएगा। ज्यादा प्राइस नहीं है, ये नोट्स मैंने कमाने के लिए नहीं रखा है। इस लॉकडाउन में पढ़ना लिखना बहुत ही जरूरी है, तभी आप लोग अच्छे अंक से पास हो पाएंगे। इसकी स्कैनिंग जो PDF क्रिएशन का जो कॉस्ट है वो ओनली 99 रुपीज है। तो आप लोग अभी जाकर के इसको परचेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।